कहानी की शुरुआत एक बाप बेटी की जोड़ी से होती है। ये दोनों अपनी छुट्टियों के दौरान वेस्टर्न नॉर्वे की मशहूर ट्रोल पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद पिता टोबिया अपनी बेटी नोरा को ट्रोल्स की प्राचीन कहानियां सुनाने लगते हैं। वे बताते हैं कि बहुत पुराने समय में विशालकाय ट्रोल्स पूरी दुनिया में घूमते थे, मगर फिर एक दिन किसी ने उन ट्रोल्स पर जादू कर दिया और उन्हें पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया। टोबिया का मानना था कि ये ट्रोल्स आज भी नॉर्वे की पहाड़ियों में कहीं छिपे हुए हैं और किसी दिन फिर से जिंदा हो सकते हैं। नोरा को अपने पिता की ये बातें सुनकर बड़ी दिलचस्पी होने लगी, लेकिन समय बीतता गया। करीब 20 साल बाद नोरा अब बड़ी हो गई थी। अब वह इन पुरानी कहानियों और जादू टोने पर विश्वास नहीं करती थी। उसने विज्ञान को अपनाया था और अब वह एक पेलियोंटोलॉजिस्ट बन चुकी थी। पेलियोंटोलॉजिस्ट वो वैज्ञानिक होते हैं जो धरती के नीचे दबे पुराने जानवरों और जीव जंतुओं के अवशेषों को देखकर बीते युगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। करीब 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज नोरा को आखिरकार एक बेहद खास जीवाश्म मिल गया था। इस खोज की खुशी में उसने अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने का फैसला किया। इसी बीच दूसरी तरफ पहाड़ों पर मेट्रो स्टेशन बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा था। मेट्रो का रास्ता बनाने के लिए पहाड़ों में लगातार धमाके किए जा रहे थे। इन धमाकों और कंस्ट्रक्शन के चलते कई लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, लेकिन इंजीनियर और अधिकारी उनकी बातों को नजरअंदाज कर फिर से एक और धमाके की तैयारी में लगे थे। जब इंजीनियर्स गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी। अगले ही पल उनकी नजर एक बेहद विशाल और खतरनाक राक्षस पर पड़ी। राक्षस को देखते ही सभी इंजीनियर्स घबरा गए और जान बचाने के लिए भागने लगे, मगर पहाड़ों से गिरते हुए पत्थर और मलबे की वजह से वे गुफा के अंदर ही फंस गए। कुछ ही देर में इस हादसे की खबर नॉर्वे की सेना के मुख्यालय तक पहुंच गई। जनरल ने तुरंत एक जहाज भेजने का आदेश दिया ताकि उस जगह की साफ साफ तस्वीरें ली जा सकें और पता लगाया जा सके कि वहां असल में हुआ क्या है। साथ ही जनरल ने प्रधानमंत्री को इस घटना की सूचना देने के लिए भी कहा। थोड़ी देर बाद नॉर्वे की प्रधानमंत्री अपने सलाहकार आंद्रिय के साथ मिलिट्री बेस के लिए रवाना हो गईं। रास्ते में उनकी मुलाकात डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री से हुई, जिन्होंने उन्हें बताया कि इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री को उस जगह की कुछ तस्वीरें भी दिखाई गईं। उन तस्वीरों में धरती पर कई बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे थे। तस्वीरें देखकर आंद्रिय को यह शक हुआ कि ये निशान किसी बहुत बड़े जीव के पैरों के हो सकते हैं, लेकिन वह अपने शक को जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पाया और उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। उधर नोरा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मस्त थी। तभी अचानक एक आर्मी हेलीकॉप्टर वहां उतरा। हेलीकॉप्टर से एक सैनिक नीचे उतरा और उसने नोरा से कहा कि प्रधानमंत्री ने तुरंत उनसे मिलने के लिए बुलाया है। यह सुनते ही नोरा ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और उसी हेलीकॉप्टर में बैठकर मिलिट्री बेस के लिए निकल पड़ी। जैसे ही नोरा वहां मिलिट्री बेस पहुंची, आंद्रिय उसे एक कमरे में ले गया। उस कमरे में देश के सभी बड़े अफसर पहले से मौजूद थे और खुद प्रधानमंत्री भी वहां बैठी थी। अब तक जितनी जानकारी मिल पाई थी उसके आधार पर सभी लोगों को यही लग रहा था कि यह हादसा किसी जहरीली गैस की वजह से हुआ है, लेकिन नोरा इस बात से सहमत नहीं थी। नोरा को तस्वीरों में जो बड़े बड़े पैरों के निशान दिखे थे, उन्हें देखकर उसका भी शक था कि यह किसी बहुत ही बड़े और पुराने जीव का काम है जो शायद दोबारा जिंदा हो गया है। आंद्रिय के मन में भी कुछ इसी तरह के विचार थे, लेकिन उसने इन बातों को सबके सामने कहना सही नहीं समझा। कमरे में बैठे बाकी सरकारी अफसरों को नोरा की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वह मजाक कर रही है। उनके मुताबिक इतने बड़े प्राचीन जानवर के जिंदा होने की बात असंभव थी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ऐसा कोई जानवर होता तो इतने सालों से वह खा क्या रहा था, मरा क्यों नहीं। तभी उसी वक्त एक कंप्यूटर एक्सपर्ट लड़की जिसका नाम सिगरेट था कमरे में आई। उसने बताया कि उसने बहुत मेहनत से इस हादसे की एक वीडियो क्लिप ढूंढ निकाली है। जब सिगरेट ने वो वीडियो सबके सामने चलाया तो कमरे में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। उस वीडियो में साफ दिख रहा था एक 150 फीट लंबा विशाल राक्षस पहाड़ों के बीच घूम रहा था। अब सबको यकीन हो गया था कि सच में नॉर्वे की पहाड़ियों में कोई बहुत बड़ा जीव जिंदा है। इसी दौरान नॉर्वे के एक छोटे से गांव लेस्का में एक बुजुर्ग पति पत्नी अपने घर में शांति से समय बिता रहे थे। तभी उन्होंने किसी की जोरदार दहाड़ने की आवाज सुनी। कुछ ही सेकंड में उनका सारा घर जोर जोर से हिलने लगा। उन्हें लगा कि शायद भूकंप आया है, इसलिए वे जल्दी से अपने घर में बने एक गुप्त कमरे में छिप गए। जब कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया और वे बाहर निकले तो देखा कि उनका पूरा घर बर्बाद हो चुका था। सिर्फ उनका घर ही नहीं, आसपास का सारा इलाका भी तबाही से बिखर चुका था। उधर नोरा अब इस हादसे की जांच करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी।
सभी बड़े अफसरों की सहमति के बाद प्रधानमंत्री ने उसे अपना वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया। मीटिंग खत्म होते ही आंद्रियास ने नोरा को लेस्गा गांव में हुए हादसे की जानकारी दी। इसके तुरंत बाद दोनों लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठकर लेस्गा के लिए रवाना हो गए। रास्ते में हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान दोनों के बीच काफी बातचीत हुई। उसी दौरान आंद्रियास ने नोरा से पूछा कि उसने पूरा जीव वैज्ञानिक बनने का फैसला क्यों किया। इस पर नोरा ने बताया कि उसे बचपन से ही प्रकृति से बहुत प्यार था। वह हमेशा अपने आसपास की दुनिया को और गहराई से समझना चाहती थी। बातचीत में उसने आंद्रियास को अपने पिता टोबिया के बारे में भी बताया। नोरा ने कहा कि उसका बचपन उसके पिता के साथ पहाड़ों पर घूमते हुए बीता था, जहां टोबिया उसे पहाड़ों और वहां के रहस्यों की कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि टोबिया इन कहानियों में इतना खो गए थे कि धीरे धीरे उनका असल जिंदगी से नाता टूटने लगा। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब नोरा और आंद्रियास लेस्गा गांव पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर दोनों हैरान रह गए। चारों तरफ तबाही मची हुई थी। तभी उनकी मुलाकात सेना के अफसर कैप्टन क्रिस से हुई। क्रिस इस पूरे ऑपरेशन को सेना की तरफ से संभाल रहे थे। क्रिस ने उन्हें बताया कि वह विशाल राक्षस लेस्गा में तबाही मचाने के बाद करीब 2 मील दूर तक गया और फिर अचानक ही गायब हो गया। सेना ने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह राक्षस मानो हवा में ही गुम हो गया हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा जीव आखिर कहाँ चला गया। इसके बाद नोरा और उसकी टीम ने उस बूढ़े दंपत्ति से पूछताछ की, जो इस हादसे के बाद काफी डरे हुए थे। क्योंकि वह दोनों उस समय अपने सीक्रेट रूम में छिपे हुए थे, इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था। फिर भी उस बूढ़ी औरत ने उन्हें बताया कि उसने किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज सुनी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर, जैसे किंग कांग, उन पर हमला करने वाला हो। लेकिन यह जानकारी किसी ठोस नतीजे तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। इसलिए नोरा ने खुद ही आसपास का इलाका जांचना शुरू कर दिया। जांच के दौरान उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वह गंध उसे एक बहुत बड़े पैरों के निशान तक ले गई। नोरा ने तुरंत उस निशान की जांच शुरू कर दी, लेकिन उसने लाख कोशिशों के बावजूद भी वहां से कोई ऐसा जैविक सबूत नहीं पाया जिससे वह उस विशालकाय जीव के बारे में और पता लगा सके। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसलिए नोरा ने आखिरकार अपने पिता टोबिया से मदद लेने का फैसला किया। टोबिया उस समय नॉर्वे के एक दूर दराज के पहाड़ पर रहते थे। नोरा, आंद्रियास और कैप्टन क्रिस ने जल्दी वहां पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया। जैसे ही वे लोग टोबिया के घर पहुंचे, टोबिया ने उन पर बंदूक तान दी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेटी नोरा को देखा, वह तुरंत शांत हो गया और बंदूक नीचे रख दी। इसके बाद टोबिया ने सभी को अपने घर के अंदर बुला लिया। इतने सालों बाद भी टोबिया ट्रोल्स पर रिसर्च कर रहा था। जब नोरा और उसकी टीम ने टोबिया को उस राक्षस का वीडियो दिखाया तो वह हैरान रह गया और बस एक ही बात बोली, वो आ गए हैं। लेकिन नोरा को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसने अपने पिता से इस बारे में कोई वैज्ञानिक जवाब मांगा, ताकि वे लोग इससे बचने का कोई रास्ता ढूंढ सकें। पर टोबिया अपने पुराने रिसर्च पर अड़ा रहा। उसके मुताबिक ट्रोल्स नॉर्वे से इसीलिए गायब हो गए थे क्योंकि यहाँ के सभी लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। टोबिया ने यह भी बताया कि वह इस रहस्य का सच कई साल पहले ही दुनिया को बताने वाला था, लेकिन उसे पागल कहकर मानसिक अस्पताल में डाल दिया गया। इसके बाद टोबिया ने अपना बैग उठाया और सबको एक खास जगह पर ले चलने को कहा। वे लोग फिर से हेलीकॉप्टर में सवार हुए और थोड़ी देर उड़ने के बाद उस जगह पर पहुंच गए जिसके बारे में टोबिया ने बताया था। जैसे ही वे वहां उतरे, टोबिया ने तुरंत उस इलाके की जांच शुरू कर दी। लेकिन कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह जगह अब पहले जैसी नहीं रही। सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। उधर दूसरी तरफ नोरा को एक बार फिर से वही अजीब सी खुशबू महसूस हुई जिसे उसने हाइपर नेचर नाम दिया था। नोरा इस महक को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसकी नजर पास ही मौजूद एक बहुत बड़े जीव पर पड़ी। यह कोई और नहीं बल्कि वही ट्रोल था जिसने खुद को आसपास के इलाके में छुपा रखा था। लेकिन किस्मत अच्छी थी। सभी लोग समय रहते हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से सुरक्षित निकल गए। जैसे ही वे लोग एक सुरक्षित जगह पहुंचे, उन्होंने इंटरनेट के जरिए उस ट्रोल की तस्वीरें और वीडियो सरकार तक भेज दी। इतने बड़े ट्रोल को देखकर सभी सरकारी अधिकारी हैरान रह गए। अब जब सबको ट्रोल्स की असलियत पर भरोसा हो गया था, तो नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने तुरंत ट्रोल्स के खिलाफ एक सैन्य ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी कैप्टन क्रिस को दी गई। प्रधानमंत्री का आदेश मिलते ही फौज ने तुरंत उस ट्रोल को रोकने के लिए हमला शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों और हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन ट्रोल पर इनका कोई असर नहीं हुआ। वह हर हमले को आसानी से झेल रहा था। तभी ट्रोल ने गुस्से में आकर एक सैनिक को पकड़ लिया और उसे खा गया। यह देखकर टोबिया उसे शांत करने के लिए खुद उसके सामने चला गया।
शुरुआत में ट्रोल टोबिया की बातों को ध्यान से सुन भी रहा था, लेकिन तभी फौज की बाकी यूनिट्स ने एक बार फिर से उस पर हमला कर दिया। यह देखकर ट्रोल बहुत गुस्सा हो गया और जैसे ही वह पलटा, उसकी भारी पूंछ सीधे टोबिया से टकरा गई। टोबिया बुरी तरह से घायल हो गया। यह देख नौरा तुरंत अपने पिता के पास भागी, लेकिन टोबिया ने कुछ कहने की कोशिश की और उसके कुछ बोलने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। उसी रात नौरा अपने पिता की डायरी को रोते हुए पढ़ रही थी, ताकि वह किसी तरह से ट्रोल्स को रोकने का तरीका खोज सके। कई घंटे तक डायरी पढ़ने के बाद नौरा को एक अहम बात पता चली। उसे मालूम हुआ कि ट्रोल्स अक्सर चर्चों को नष्ट कर देते थे, क्योंकि उन्हें चर्च की घंटियों की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी। यह बात जानकर नौरा ने तुरंत अपना प्लान सभी सरकारी अधिकारियों के सामने रखा, लेकिन शुरू में सबने उसकी बातों को मजाक समझा और उसे पागल कहा। नौरा ने सभी को समझाया कि मिसाइल और हथियारों से ट्रोल पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए अब कुछ अलग सोचना पड़ेगा। काफी सोच विचार के बाद प्रधानमंत्री ने नौरा को इस योजना पर काम करने की अनुमति दे दी। फिर जल्दी ही 4 आर्मी हेलीकॉप्टर्स बड़े बड़े चर्च की घंटियां लेकर ट्रोल की तरफ बढ़ने लगे। शुरुआत में नौरा का यह प्लान कारगर दिखा। घंटियों की आवाज से ट्रोल परेशान हो गया और रुकने लगा, लेकिन कुछ ही देर में ट्रोल ने खुद पर काबू पा लिया और गुस्से में आकर उन चारों हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया। अब ट्रोल इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने चारों ओर भारी तबाही मचानी शुरू कर दी। लेकिन इसी तबाही के बीच ट्रोल ने एक बच्चे की जान बचाई। यह देखकर साफ लग रहा था कि उस ट्रोल के अंदर भी शायद एक नरम दिल है। इस हादसे के बाद दुनिया भर के न्यूज चैनल्स ने इस खबर को दिखाना शुरू कर दिया। इससे आम लोगों में डर और घबराहट फैल गई। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। ओस्लो शहर और उसके आसपास के इलाकों को तुरंत खाली करने का आदेश दे दिया गया, क्योंकि ट्रोल तेजी से ओस्लो शहर की ओर बढ़ रहा था। उधर अपने नाकामयाब प्लान के कारण नौरा को साइंटिफिक सलाहकार के पद से हटा दिया गया। उधर दूसरी तरफ आंद्रियास को सरकार के अगले प्लान के बारे में पता चल गया था। सरकार का इरादा था कि वे ओस्लो और उसके आसपास के इलाकों में बड़े बड़े बम गिराकर ट्रोल को खत्म कर देंगे, लेकिन आंद्रियास के पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। उसे यह योजना बिल्कुल गलत लगी, इसलिए उसने अपनी सरकारी नौकरी से तुरंत इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ ओस्लो और आसपास के हजारों लोग अपने घर और शहर छोड़कर भाग रहे थे। इन लोगों में नौरा और आंद्रियास भी शामिल थे। नौरा को इस बात का बहुत दुख था कि वह देश को इस मुसीबत से बचा नहीं पाई। इसी वजह से उसने फिर से अपने पिता की डायरी पढ़ना शुरू कर दी। इस बार उसकी नजर सिंड डिंग नाम पर पड़ी, जो डायरी में बार बार लिखा था। नौरा ने तुरंत इस बारे में आंद्रियास से बात की। आंद्रियास ने उसे बताया कि सिंड डिंग असल में एक राजकुमार था, जो ओस्लो के एक महल में रहता था और इस समय देश का सबसे अमीर आदमी था। अब नौरा को लगने लगा कि शायद इस महल में उन्हें कोई सुराग मिल सकता है, इसलिए उसने आंद्रियास से कहा कि गाड़ी महल की तरफ मोड़ लो। महल पहुंचते ही उनकी मुलाकात राइक सिंडिंग से हुई। वह पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। सिंडिंग उन्हें महल के अंदर लेकर गया और आखिरकार उसने नॉर्वे के ट्रोल्स से जुड़ी सच्चाई का खुलासा किया। असल में नौरा के पिता टोबिया बिल्कुल सही थे। पुराने समय में ट्रोल्स नॉर्वे की धरती पर खुलेआम घूमते थे। इसके बाद सिंडिंग उन्हें एक गुप्त गुफा में ले गया, जो महल के नीचे थी। वहां उसने बताया कि असल में उसने ही टोबिया की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, ताकि ट्रोल्स की सच्चाई दुनिया को न पता चल सके। जब टोबिया इस राज के बहुत करीब पहुंच गया था, तो सिंडिंग ने ही उसे पागलखाने भिजवा दिया था। उस गुफा में महल के नीचे ट्रोल्स के कंकाल दबे हुए थे, जिन्हें सिंडिंग ने सालों तक सबकी नजरों से छुपा कर रखा था। यह महल असल में ट्रोल किंग की गुफा के ऊपर बनाया गया था। पुराने जमाने में जब ईसाई धर्म के लोगों ने ट्रोल किंग और उसके परिवार को खत्म कर दिया था, तब से यह गुफा छुपी हुई थी। असल में अब जो ट्रोल पूरे देश में तबाही मचा रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि वही ट्रोल किंग था। वह सिर्फ अपने घर लौटने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सिंडिंग ने उन्हें बताया कि ट्रोल्स के लिए उनका परिवार सबसे जरूरी होता है। पुराने समय में जब नॉर्वे में ईसाई धर्म को फैलाया जा रहा था, तब ट्रोल किंग और उसके परिवार को जबरदस्ती पहाड़ों में भेज दिया गया था। अब बम धमाकों की वजह से ट्रोल किंग वापस आ गया है और वो ओस्लो शहर सिर्फ अपने परिवार से मिलने के लिए आ रहा है। लेकिन नौरा और आंद्रियास तब बहुत हैरान हो गए जब उन्हें पता चला कि उनके सामने पड़े हुए कंकाल असल में ट्रोल किंग के परिवार के ही हैं। जैसे ही नौरा ने उन कंकालों पर यूवी लाइट डाली, तो उनकी हड्डियां पिघलने लगीं। इसका मतलब यह था कि ट्रोल्स यूवी लाइट को सहन नहीं कर सकते। इसके बाद नौरा ने सिंडिंग से उसकी सबसे बड़ी गाड़ी मांगी। सिंडिंग ने रानी का सबसे पसंदीदा ट्रक उसे दे दिया। फिर नौरा ने कैप्टन क्रिस को फोन कर पूरा प्लान बताया। उनका इरादा था कि वे ट्रोल किंग को एक जाल में फंसाकर उस पर यूवी लाइट से हमला करेंगे। इसके लिए उन्हें बड़ी बड़ी यूवी लाइट्स की जरूरत थी। उधर
आंद्रियास ने अपनी हैकर दोस्त सिगरेट को फोन करके कहा कि किसी भी तरह से ओस्लो पर होने वाले बम धमाकों को रोक दो। किस्मत से सिगरेट बहुत तेज हैकर थी। उसने चुपचाप मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही सिस्टम को हैक कर दिया और बम फायर होने से रोक दिए। इधर नोरा और आंद्रियास ट्रक में ट्रोल किंग के बच्चे की खोपड़ी लेकर घूम रहे थे ताकि ट्रोल किंग का ध्यान खींच सकें। असल में वे उसे यूवी लाइट वाले जाल तक लाना चाहते थे। जैसे ही ट्रोल किंग ने उस खोपड़ी को तोड़ा, उसे समझ आ गया कि अब उसका कोई भी परिवार नहीं बचा है। यह देखकर वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। वहीं मिलिट्री बेस में सिगरेट को हैकिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया, लेकिन जनरल ने उसकी बात समझते हुए बम धमाकों के प्लान को रद्द कर दिया, क्योंकि अभी भी वहां कई आम लोग मौजूद थे जो धमाकों में मारे जा सकते थे। उधर नोरा और आंद्रियास किसी तरह ट्रोल किंग को लाइट ट्रैप तक लाने में कामयाब हो गए। जैसे ही ट्रोल किंग वहां पहुंचा, कैप्टन क्रिस और उसकी टीम ने एक साथ सारी यूवी लाइट्स चालू कर दी। उनका प्लान सफल हो गया क्योंकि ट्रोल किंग जलने लगा। लेकिन ट्रोल किंग को इस तरह तड़पते देख अचानक नोरा का दिल पसीज गया। उसने धीरे धीरे सारी यूवी लाइट्स बंद कर दी क्योंकि वह उसकी जान बचाना चाहती थी। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज निकल आया था। सूरज की रोशनी पड़ते ही ट्रोल किंग कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा और एक पत्थर में बदल गया। जहां बाकी लोग जश्न मना रहे थे, वहीं नोरा और आंद्रियास के मन में अब भी चिंता थी कि क्या और ट्रोल्स कहीं छुपे तो नहीं हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर वहां आई। वे नोरा के काम से इतनी खुश थीं कि उनके पास तारीफ करने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उनकी मुस्कान सब कुछ कह रही थी। कुछ दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। अचानक कई पत्थर हिलने लगे। इसका मतलब था कि एक और ट्रोल जाग चुका है और वह नॉर्वे के लोगों पर कहर बरपाने के लिए तैयार है। और इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।